as far as structures are concerned, on the basis of structures, proteins are classified into 4 types: primary protein, secondary protein, tertiary protein and quaternary protein. अमाइनो एसिड्स अगर लीनियर सीक्वेंस में हो तो ये प्रोटीन प्राइमरी कहलाएगी, और अगर हेलिकल फॉर्म में हो तो ये प्रोटीन सेकेंडरी कहलाएगी, और सेकेंडरी प्रोटीन अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए तो ये टर्शियरी प्रोटीन कहलाएगी, और 2 टर्शियरी प्रोटीन्स आपस में अगर मिल जाएं तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। आप देखें कि इंसुलिन, जो कि एक बहुत बड़ा हार्मोन है प्रोटीन नेचर का, और डायबिटिक पर्सन्स को इससे ज़्यादा वाक़फियत होती है, तो ये प्राइमरी प्रोटीन है, क्योंकि इसमें जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस। जैसे शालीमार ट्रेन का डब्बा 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 डब्बा, तो यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स अरेंज हैं, तो ये प्राइमरी प्रोटीन होगी। बेस्ट एग्जाम्पल जो है उसकी इंसुलिन है, जो कि आप जानते हैं कि अगर ग्लूकोज की मिकदार हमारे मेटाबॉलिज्म में बढ़ना शुरू हो जाए तो इंसुलिन इसको घटा देता है, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। दूसरा, सेकेंडरी प्रोटीन। अगर आपके अमाइनो एसिड्स क्वाइल्ड मैनर में यानी हेलिकल फॉर्म में अरेंज हैं तो ये प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन कहलाएगी। और सेकेंडरी प्रोटीन अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले ले, ये देखिए सेकेंडरी प्रोटीन है जो हेलिकल फॉर्म में है, और ये अगर ट्रायंगुलर शेप में 3 डायमेंशनल फेज में आ जाए तो सेकेंडरी प्रोटीन विल बी नेम्ड एज अ टर्शियरी प्रोटीन। और लाइसोजाइम एंजाइम इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आप जानते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो जर्म्स को किल करने में हेल्पफुल होती है। ये हमारे आंसू में भी होती है और साथ साथ ये हमारे सलाइवा में भी होती है। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके खाने में अगर कोई फूड कंटामिनेशन है, पानी में कोई फूड कंटामिनेशन है, तो लाइसोजाइम एंजाइम उन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की लाइसिस करेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। Quaternary protein is the association of subunits of 2 or more than 2 tertiary proteins. मिसाल के तौर पर हेमोग्लोबिन असल में कोई ये एक प्रोटीन नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्शियरी प्रोटीन, जिसमें एक का नाम है हेम प्रोटीन, और वो जब मिल जाती है ग्लोबिन से तो ये एक प्रोटीन बन जाएगी, हम उसको कहते हैं हेमोग्लोबिन प्रोटीन। आप जानते हैं कि हेमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन का कैरियर है, कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में हेमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके बॉडी सेल्स तक सप्लाई करते हैं। तो ये 4 किस्म की प्रोटीन्स हो गई हमारी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। Now let us talk about the functions of proteins. याद रखिएगा कि कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल भी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ये हमारे स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, और साथ साथ ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होके मसल्स को मूव भी करवाती हैं। तो कुछ प्रोटीन्स जो सिर्फ स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, जैसे केराटिन प्रोटीन है, काइटिन प्रोटीन है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी, स्ट्रक्चर से मुराद बॉडी के पार्ट्स को, तो ये प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल हैं। और अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे हेमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टू द सेल्स, तो ये फंक्शनल प्रोटीन है। और मेमल्स के सेल्स में
10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये बात नोट कर लें कि जितनी भी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं यानी काम करती हैं, वी कॉल देम एंजाइम्स एज वेल। तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। मसलन हमारे बालों को केराटिन प्रोटीन बना रही है। अब आप सोचेंगे कि हमारे बाल इस तरह के भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। तो असल में प्रोटीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होगी तो रंग गहरा होगा, कम होगी तो रंग डाइल्यूट होगा। आपके जो नाखून हैं तो इसमें केराटिन प्रोटीन है, इसमें भी है। आपके स्किन में कोलेजन प्रोटीन है, और कोलेजन प्रोटीन अगर ज़्यादा होगी तो अफ्रीकन्स की तरह रंग ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसकी मिकदार कम होती जाएगी तो कलर फ्रेश होता जाएगा। तो ये आपको इंग्लिश कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो कोलेजन प्रोटीन है वो कम है। इसमें मेलानिन प्रोटीन का भी जिक्र होता है, वो आगे चल के हम करेंगे। मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन है, और आपका जो कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन है इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं। आपकी आइज़ का जो कॉर्निया है उसके अंदर भी कोलेजन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन प्रोटीन्स। इसमें हेमोग्लोबिन है, you can find it in red blood corpuscles. Fibrin protein, you can find it in the platelets which are responsible to clot the blood after injury. Chitin protein can be found in the nails. Keratin protein can be found in the hairs. Antigen antibodies can be found in the blood, or melanin can be found in the skin. More melanin, more the darker color. लेस मेलानिन फ्रेश द कलर। और कुछ इंसानों में मेलानिन डिसअपियर होती है, इवन जानवरों में भी मेलानिन डिसअपियर होती है। तो वो जानवर या इंसान एक ख़ास किस्म के जेनेटिक डिसऑर्डर से पहचाना जाता है, जिसको आम जुबान में कहते हैं अल्बिनिज्म। दैट इज़ टोटल डिसअपियरेंस ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द स्किन। नाउ सवाल है कि ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे फूड के ज़रिए भी हमारे बॉडी में पहुंचती हैं, तो कैन प्रोटीन्स बी डीनेचर्ड। मसलन आप दूध को अगर आप गर्म करें, एग को अगर आप बॉयल करें, तो यकीनन बॉइलिंग पॉइंट आने पर तो प्रोटीन्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डीनेचर हो जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का फिर इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा। जवाब है ऑफ कोर्स प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बट दे कैन बी रीनेचर्ड अगेन। तो ये सवाल का जवाब इसी से मिल जाता है। वैसे भी अगर आप बॉडी में प्रोटीन्स ले लें तो डाइजेशन होने के बाद वो प्रोटीन तो रहती नहीं है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड्स जब लिवर में जाके उनकी डीअमाइनेशन होती है तो उसका तो फिर स्ट्रक्चर और ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो वाई शुड प्रोटीन ऑलवेज रिमेन सेम इन अवर बॉडी। प्रोटीन बतौर प्रोटीन हमें कोई फ़ायदा नहीं देती जब तक वो मेटाबोलाइज होके अमाइनो एसिड्स में ना आए, और अमाइनो एसिड्स मेटाबोलाइज होके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड ना करे। तो इफ प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड, नो प्रॉब्लम, दे कैन बी रीनेचर्ड। We are now going to start the third molecule which is called carbohydrates. ये आपको खाने पीने की सारी गेहूं, डबल रोटी, नान, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और दे आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। यानी अगर मैं ये कहूँ तो मुनासिब होगा कि हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी को बनाती हैं प्रोटीन्स, और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे लाजिम है पे उनको फिर काम भी करना होगा। मसलन आँख बनी है तो देखने का काम करना होगा, फेफड़े बने हैं तो ब्रीदिंग का काम करना होगा, इस तरह से हार्ट बना है तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पंप करने का काम। तो ऑर्गन्स बनते हैं प्रोटीन के साथ, लेकिन फिर वो ऑर्गन्स कोई काम भी करते हैं।
और उनको काम करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। मसलन गाड़ी बनती है अगर किसी भी स्टील से या लोहे से, तो उस गाड़ी को चलाने के लिए इसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल का इमीडिएट फ्यूल हैं। ये स्ट्रक्चर्स को एनर्जी प्रोवाइड करके उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो काम करें। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनकी बनावट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की ख़ास बात यह है कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जो तनासिब है वो 2:1 है। मसलन ये आप ग्लूकोज का एक स्टैंडर्ड किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देखें, ग्लूकोज का ये फार्मूला है, इसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन के एटम्स 12 हैं और ऑक्सीजन के एटम्स 6 हैं। तो अगर हाइड्रोजन देखें तो 12 है और 6 12 से हाफ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हो गया 2:1, यानी जितने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे हाइड्रोजन के एटम्स उससे दुगने होंगे। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का आसान तरीका ये है कि उसके फार्मूला में आप हाइड्रोजन को हमेशा ऑक्सीजन से दुगना पाएंगे और प्रोटीन की खास बात यह है कि उसमें आप नाइट्रोजन पाएंगे। तो प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हो माना वो प्रोटीन है, और अगर हाइड्रोजन का तनासब ऑक्सीजन से 2 गुना हो ज़्यादा तो ये कार्बोहाइड्रेट है। सेल में कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज है वो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा कि वो क्या परसेंटेज है। बहरहाल इंटरनेट कहता है कि दैट इज़ 1% इन द सेल। और कार्बोहाइड्रेट को नेचुरल शुगर भी कहते हैं और सैकराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कुल 3 किस्में हैं: मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स जिनको डाइसैकराइड भी कहते हैं, और पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट को याद रखने के लिए 3 बार एस याद करें। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपल देन ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल हैं, स्वीट हैं और सॉल्युबल हैं। एस एस एस। और इनका जनरल फार्मूला है कि कार्बन के एटम्स का जो नंबर होगा वही नंबर ऑक्सीजन का होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बहरहाल दोगुना होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट की फर्दर टाइप्स भी हैं। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मसलन देयर आर सम मोनोसैकराइड्स विच आर ट्रायोज। इनके फार्मूला में 3 कार्बन होंगे और अगर कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगे और ऑक्सीजन फिर 3 होंगे। एग्जाम्पल है ग्लाइसरोल। ट्रेटोज मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन 8 होंगे और ऑक्सीजन कार्बन की तरह फिर 4 होंगे। मिसाल है एराथ्रोज। पेंटोज मोनोसैकराइड में कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे और ऑक्सीजन 5 होंगे। एग्जाम्पल है राइबोज शुगर जो कि आरएनए और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में। हेक्सोज मोनोसैकराइड में कार्बन के एटम्स की तादाद 6 होगी तो फिर हाइड्रोजन दोगुना होगा 12 और ऑक्सीजन 6 होगा। इसकी एग्जाम्पल ग्लूकोज है। हेप्टोज में कार्बन के एटम्स की तादाद 7 होगी तो हाइड्रोजन 14 होगा और ऑक्सीजन फिर 7 ही होगा। तो इसकी एग्जाम्पल ग्लूकोहेप्टोज है। तो मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स 5 सब कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइडेड हैं और ये डिवीजन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दी मोनोसैकराइड्स। नाउ दुनिया में जो 3 मशहूर मोनोसैकराइड्स हैं दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज।
ग्लूकोस आपको पके पकाए फ्रूट्स में मिलेगा, स्वीट कॉर्न में मिलेगा, हनी में मिलेगा और स्टार्च में मिलेगा, क्योंकि आपको बताया पहले कि स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन ये तीनों पॉलीमर्स हैं और ग्लूकोस इनका मोनोमर है। और याद रखें कि ग्लूकोस इन आवर बॉडी इज अ टाइप ऑफ शुगर विच कम्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट वाटर। यानी जितनी भी ड्रिंकेबल्स और ईटेबल्स हैं उसमें पानी को छोड़ के बाकी जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनसे आपकी बॉडी को थोड़ी बहुत मकदार में, थोड़ी भी मकदार में, बहुत मकदार में भी ग्लूकोस बहरहाल मिलता है। और दिस इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके मेटाबोलाइज होने से फिर आपके सेल्स को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का मॉलिक्यूल मिलता है जो रिच एनर्जी कंपाउंड है। दूसरा मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज। ये मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज मोनोसेक्राइड है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा और इसको आमतौर पर फ्रूट शुगर के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज है। ये मिल्क शुगर के नाम से पहचाना जाता है और यू विल फाइंड दिस गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड आइदर इन द मिल्क आर द प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम द मिल्क। तो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये जो हैं वो तीनों मशहूर मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, लेट अस नॉट फॉरगेट कि ग्लूकोज जो है वो बुनियादी मोनोसेक्राइड है। 7, 8, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी। मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड्स होने चाहिए, तो ये ऑलिगोसेक्राइड बनता है। और उसकी एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रिन। तो डेक्स्ट्रिन एक ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है और इसमें ओलिगोसेक्राइड के अंदर रिक्वायर्ड होते कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेक्राइड। लेकिन ज़्यादातर मोनोसेक्राइड्स चूँकि हमें 2 मोनोसेक्राइड्स वाले मिलते हैं इसलिए हम इनको आमतौर पर डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं, वेयर डाई स्टैंड्स फॉर 2। ये जो डाइसेक्राइड हैं जिसमें हमने कहा कि 2 मोनोसेक्राइड्स चाहिए, these 2 monosaccharides may be same or they may be different from each other. For instance, ग्लूकोस कंडेंस हो जाए ग्लूकोज से, ये तो दोनों सेम हैं, तो माल्टोज भी बनेगा और ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में मोनोमर्स में से पॉलीमर बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल लाजमन रिलीज होगा। तो ये 2 मोनोसेक्राइड सेम हैं, इनसे माल्टोस बनेगा, वाटर रिलीज होगा। ग्लूकोज अगर कंडेंस हो जाए गैलेक्टोज से तो ये सेम तो नहीं है, तो लैक्टोज बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज से कंडेंस हो जाए तो सुक्रोज प्रोड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यानी आप यहां कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि 2 मोनोसेक्राइड एक ही टाइप के हों। एक टाइप के मोनोसेक्राइड भी डाइसेक्राइड बनाएंगे और मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स भी डाइसेक्राइड बनाएंगे। लेट अस नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। नाउ पॉलीसेक्राइड carbohydrates are long chain of monosaccharides which are linked by the glycosidic bond। यानी इसमें आपने देखा कि कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10, तो ये ओलिगोसेक्राइड है। लेकिन 10 से अगर ज़्यादा हों और ऊपर लिमिट की कोई परवाह ना करें आप, यानी मिनिमम 11 एंड मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल, तो ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट बनेगा। लेकिन ये जितने भी मॉलिक्यूल पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो हेक्सोज होने चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो 6 होने चाहिए। और दूसरा ये है कि एक ही होना चाहिए, उनके आइसोमर्स नहीं होने चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये सीधी सीधी ग्लूकोज की बात हो रही है। नाउ देयर आर सम पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यू मे फाइंड इन द प्लांट्स and some polysaccharide carbohydrates which you can find in the animals, मसलन स्टार्च और सेल्यूलोज, ये प्लांट्स के पॉलीसेक्राइड्स हैं। और इनमें फ़र्क ये होता है कि स्टार्च के अंदर अनलिमिटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं
और सेल्यूलोज के बनाने में मिनिमम 2000 से मैक्सिमम 3000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों प्लांट पॉलीसेकेराइड्स हैं। स्टार्च is a functional polysaccharide of the plant and cellulose structural polysaccharide of the plant। ये प्लांट की सेल वाल बनाने में काम आता है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज these both are plant polysaccharides। स्टार्च is a functional polysaccharide क्योंकि इसको जब आप मेटाबोलाइज करेंगे तो इसमें से ग्लूकोज निकलता है और ग्लूकोज मेटाबोलाइज करने से ATP हासिल होती है। जबकि सेल्यूलोज जो है वो फंक्शनल पॉलीसेकेराइड है क्योंकि सेल वाल इसी से बनती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि स्टार्च एक्चुअली बनता कैसे है। मिसाल के तौर पर सुबह की रोशनी पड़ते ही प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और शाम ढले तक प्लांट्स बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं, लेकिन सारा ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाता। जितना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बच जाते हैं प्लांट्स उसको कंडेंस करके और उसे कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में और अपने ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंदर जो कि उनके रूट के सेल्स में पाई जाती हैं वहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है। तो एनी अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज विच इज सरप्लस that is condensed to form the starch and the starch is stored in the leucoplast plastids। और प्लांट की लाइफ में जब भी कोई फाका कशी का मसला आ जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो यही स्टार्च फिर हाइड्रोलाइज होता है तो उसमें से ग्लूकोज रिसीव होता है और प्लांट्स उसको फिर मेटाबोलाइज करके ATP फॉर्म करते हैं। प्लांट को जब सेल डिवीजन में नए सेल बनाने होते हैं तो हर सेल की सेल वाल भी बनानी होती है और सेल की सेल वाल बनाने के अंदर सेल्यूलोज का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो प्लांट अपने सेल वाल के लिए सेल्यूलोज बनाते हैं और अपने एनर्जी के लिए स्टार्च बनाते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ टिपिकल सेल ऑफ द प्लांट और उसकी सेल वाल बनाने में ये सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है। तो प्लांट का सेल्यूलोज उसका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट इनका फंक्शनल पॉलीसेकेराइड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहाँ तक एनिमस का ताल्लुक है तो एनिमस में ग्लूकोज के मोनोमर्स अगर कंबाइन हो जाए तो ग्लाइकोजन बनता है। अब हम सुबह दोपहर शाम को जो खाना खाते हैं इसके अंदर जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है इंटायर ग्लूकोज में नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो ह्यूमन बींग्स फिर क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज के बचे हुए मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके ग्लाइकोजन बनाते हैं और लिवर और मसल्स में इसे स्टोर करते हैं और इन केस ऑफ एनर्जी डेफिशिएंसी यही ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज होकर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज को फर्दर मेटाबोलाइज करें तो ATP बनता है। तो आपके पास 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में 3 आ गए, यानी ग्लूकोज है, यानी स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये प्लांट पॉलीसेकेराइड्स हैं और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल पॉलीसेकेराइड है। ये जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं हमारे सेल के लिए बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। यहाँ से सेल्स के स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं और सेल को काम करने के लिए एनर्जी भी मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, उसके साथ मोनोमर्स और पॉलीमर्स का फ़र्क पढ़ा, कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा और बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। हमने फिर वाटर की सारी तफसील मालूम की, फिर उसके बाद प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।